हेलो फ्रेंड्स। आपका बायो शूटर हरचंद सिंह। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर, और उसके अंदर 59 नंबर जो पेज है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। उस पेज को अपन समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो बन रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसके अंदर तीन पार्ट में अपन इस पेज को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो पिछला जो पेज है उसका आगे का पोर्शन है, यानी कि उन्होंने जो डायग्राम दिया है टेस्ट क्रॉस वाला, उसको अपन एक में समझ सकते हैं। ठीक है कि उसके बाद में जो दो लॉ हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों को हम अलग से इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। तो हमारे पास इस पेज के ऊपर तीन टाइप आपको मिलती है। तो सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें मैंने आपको पहले भी बस समझाया है इस चीज के लिए कि खुद सेल्फ स्टडी हमेशा करनी चाहिए। आपको अगर कोचिंग आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप गाइड को यूज करें। गाइड तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन आपको बुक रीड करना भी आना चाहिए। और रीड करना ही मेरा जो असली जो पर्पज है इस टाइप से पढ़ाने का, वो असली पर्पज यही है कि आपको रीड करना सिखाएं, कि आप खुद उस पेज के ऊपर से क्वेश्चंस निकाल सको और आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस बन रहा है। तो कभी भी आपको इससे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी भी बुक के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इस पेज के ऊपर, ये जो बुक होती है एनसीईआरटी की, सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आती है। चाहे वो आपके निट है, आपके नेट है, लाइफ साइंस का नेट है, या जहां पर भी जेनेटिक्स यूज होगी, या जनरल जीके के अंदर भी हम देखेंगे तो ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं। और निट के हिसाब से तो क्योंकि आपका जो निट का जो पेपर है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आता है, तो उस हिसाब से आपको इसका पेज के हर के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है ना। समझ में इसलिए नहीं आ रही हो रही होती क्योंकि इस ये लाइन टू लाइन, इसको हर एक लाइन को समझना होता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। तो अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अपन देखते हैं जो टेस्ट क्रॉस का है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में जो अपन ने देखा था, वो पिछले जो अपन ने वीडियो देखा 58 नंबर पेज का जो अपन ने वीडियो बनाया था, उसके अंदर अपन ने इस पे मैटर पे बात कर ली थी। इसको आज अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या चीज है। यहाँ पर ये जो चीज बताना, टेस्ट क्रॉस किसका कर रहा है, वो टेस्ट क्रॉस टेस्ट किसका कर रहा है, वो जिसका जीनोटाइप अननोन है। ठीक है ना, ये अननोन है जिसका जीनोटाइप आपका अननोन है। आपको फिनोटाइप तो आपको दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, वॉयलेट कलर आ रहा है। तो अब अननोन है, ये क्या है, इसका जीनोटाइप किस टाइप का है, इसके बारे में अपन को पता करना है। तो उसके लिए आपको हमेशा, मैंने पुनेट स्क्वायर के बारे में कहा कि जब भी आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट करते हो या क्वेश्चंस करते हो, आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है। और गैमेट बनाते हो जब आपको फोर्क लाइन मेथड जो होता है उससे आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है। कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन्होंने इस टाइप से बनाया, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने जब F2 की बात की थी, F2 जनरेशन में अंदर 1:1 की बात की थी, या हम फिनोटाइप के अंदर बात कर रहे थे तो 3:1 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे तीन टाइप के आपके पास जीनोटाइप मिले थे। इन तीनों के अंदर एक हमको रिसेसिव के साथ हमको क्रॉस कराना है, ये जो दो बचे हुए हैं उसके साथ में। तो दो बचे हुए कौन से हैं? जो डोमिनेंट है, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहे हैं फिनोटाइप के अंदर डोमिनेंट दिखा रहे हैं, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, होमोजाइगस के अंदर। तो अपन इसको इससे भी समझ सकते हैं। एक बार आप टॉल से भी आप इसको लगा के देख सकते हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस में है आपके उसी से आप लगा के देख सकते हो, जो प्रैक्टिस में है। तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे, ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, आपका इसको अपन हटा देते हैं एक बार। तो ये आपका यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी, ठीक है ना। अब आपका चेकर बोर्ड, अगर मैं चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर बनाता हूँ इसके अंदर, तो पुनेट स्क्वायर में इसके अंदर बनाता हूँ, तो आप पुनेट स्क्वायर को आप खुद अपने हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करो कि किस टाइप से बनता है। मेल एंड फीमेल को बनाया आपने, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, मैंने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर दिया एक बार। ठीक है, ये टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यही तो आ रहा है। डब्ल्यू कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, डब्ल्यू, यानी कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी आपको सारे के सारे, यानी कि जो सारे के सारे बन रहे हैं वो 4:0 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं डोमिनेंट के साथ में यानी होमोजाइगस के साथ में क्रॉस कराता हूं तो उसका क्या रेशो आएगा, उसका 4:0 आएगा, यानी कि सभी एक टाइप के बनेंगे। यदि मैं हेटेरोजाइगस के साथ में क्रॉस कराता हूं, हेटेरोजाइगस के साथ में अपन क्रॉस करा के देखें, हमेशा अपने हाथ से इसको सॉल्व करना। ठीक है ना, हेटेरोजाइगस में सॉल्व करा रहा हूं, ये स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहां पर ये डोमिनेंट दिखा रहा है, यानी कि ठीक है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये, तो यहाँ पर 1 या हम कहेंगे 2:2 आ रहा है, इसको मैं 1 भी कर सकता हूँ। अगर वो हेटेरोजाइगस है, अगर ये हेटेरोजाइगस है तो हमारे पास रेशो 1:1 का आएगा। अगर ये होमोजाइगस है तो हमारे पास सभी जो होंगे वो हेटेरोजाइगस यानी 4:0 का रेशो आएगा। इस टाइप से हमें पेरेंट्स के बारे में पता चलता है। ये अननोन जो होता है हमेशा ये पेरेंट्स से ही होता है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो फॉर्मेशन होगा उसका तो आपको डोमिनेंट मिल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है वो तो आपको क्या चीज बन रही है। अगर कंप्लीटली अगर सारे एक जैसे आ रहे हैं तो यानी कि आप सारे के सारे आप हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस, तो आप उसके पेरेंट्स को तो देखोगे ना। ठीक है, पेरेंटल जो कंडीशंस होगी उसी से गैमेट्स बने। तो हम ये चीज देखते हैं कि क्यों क्वेश्चन मार्क जो है ये नॉर्मली पेरेंटल रहेगा, तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आपके पास में 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं रेशो के हिसाब से। मिल अगर अपन बात करेंगे तो होमोजाइगस के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपके पास में, हेटेरोजाइगस के हिसाब से बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन मिल गया, अननोन के बारे में अगर आपको निकालने का पूछ लेता है तो थर्ड क्वेश्चन मिल गया। ठीक है ना, इस टाइप से आपके अप्रोक्सीमेटली थ्री क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो इसके अंदर केवल आपके पास में एस क्रॉस का एक आ रहा है और बाकी सब सारा वो का वो है। उसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कराया, तो मेंडल ने प्रपोज 2 जनरल रूल्स का फॉर्मेशन किया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितने मोनो हाइब्रिड के ऊपर, मोनो हाइब्रिड के ऊपर कितने जनरल रूल्स बने हुए हैं। कंप्लीट में 3 बन रहे हैं, मोनो हाइब्रिड के ऊपर 2 बन रहे हैं, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, अब दो जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो 2 जनरल रूल्स बन रहे हैं, वो कौन कौन से बन रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये 5 नंबर और ये 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं कितने बन रहे हैं, ठीक है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसके ऊपर उसको देखते हुए बनाया हुआ है। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये F2 के ऊपर, क्योंकि F2 जो होता है उसी में सेग्रीगेट होते हैं एलिल्स। ठीक है ना, उसके अंदर फिनोटाइप अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो जब हम ये देखते हैं कि सेग्रीगेशन हो रहा है, एलिल का सेग्रीगेशन किसके अंदर हो रहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर अपन बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर क्या, इसमें जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ कंट्रोल होते हैं यूनिट से। ठीक है ना, वो जो यूनिट है उसको फैक्टर कहते हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, और जो फैक्टर है वो पेयर में होते हैं, यानी कि एल 2 होते हैं, अपन पता है अपन को। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो पेयर के अंदर है, ठीक है ना, फैक्टर है, अगर वो डिसिमिलर है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, डिसिमिलर है पेयर, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, वन जो मेंबर होगा वो डोमिनेंट होगा और एक जो मेंबर होगा वो रिसेसिव होगा। ये आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर डिसिमिलर पेयर है तो आपके पास में एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, डिसिमिलर है तो। अगर दोनों होमोजाइगस है, रिसेसिव हैं, एक जैसे हैं, तो फिर आपके एक जैसे करेक्टर रहेंगे, तो उसमें डोमिनेंट रिसेसिव अलग अलग नहीं बनेंगे। आपके पास डिसिमिलर होने पे ही एक डोमिनेंट और रिसेसिव बनेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ द ओनली वन
पेरेंटल कैरेक्टर्स, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, अपन को पता है, ठीक है ना। एफ क्रॉस इन द F1 and the expression is both in the F2. It also explain the अगर portion of the 3 ratio obtained in the F2. ओके, अपन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आपके पास 9 और ये आपके पास में 10, ओनली 1, यानी 10 क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ पे। यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ मैं इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ये तो अपन एक जनरल कैरेक्टर की बात की, मैं एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी कुछ अपन देख लेते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होते हैं कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बात की यहाँ पे मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, आई कलर ऑफ ह्यूमन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ब्राउन जो आईज होती हैं, कलर जो बनता है वो डोमिनेंट है ब्लू आई कलर के ऊपर, तो ये रिसेसिव है ब्लू, ठीक है। कहीं पे भी क्वेश्चन आता है ब्राउन के साथ में ब्लू आईज जो होंगी, वो ब्लू आईज जो है वो रिसेसिव है, ठीक है ना। हेयर टाइप के अंदर अगर हम देखते हैं तो कर्ली जो हेयर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाता है, और स्ट्रेट जो हेयर होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाते हैं, यानी रिसेसिव जीन जो है तो वो जो होगा वो आपके स्ट्रेट हेयर जो को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डोमिनेंट जीन है तो वो कर्ली हेयर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी टाइप से ये दो एग्जांपल, और उसके साथ में कुछ जो ट्रेड्स है रिसेसिव और डोमिनेंट के जो अपन नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं, कौन कौन से देखते हैं। बार्डनेस है आपके पास में, स्पेशली जो अपने गंजापन आ जाता है, ठीक है ना, जैसे मेरे आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो करेक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये डोमिनेंट करेक्टर्स है, और रिसेसिव है, ये चीज नहीं आ रही है। तो हेयर लाइंस है, ठीक है ना, क्लेफ्ट चिन जो है, ठीक है, डिंपल्स जो हैं अगर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, अगर नहीं है तो रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव है तो एब्सेंट होगा वो। इसी तरह आईलैसेस है, लॉन्ग है, ठीक है ना, वो डोमिनेंट है, शॉर्ट है रिसेसिव है। स्पेशली अगर कलर ब्लाइंडनेस को देखते हैं अपन, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर अपन देखें तो उसके अंदर आप देखोगे कि कलर ब्लाइंडनेस के अंदर डोमिनेंट नॉट रिसेसिव, यस, अगर रिसेसिव आता है तो कलर ब्लाइंडनेस का जो एग्जांपल होता है रिसेसिव का होता है, ठीक है ना, तो यस है, ठीक है ना। उसी टाइप से अगर आप देखोगे तो राइट हैंडेड जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं या हम जो हैं, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, तो राइट हैंडेड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हैंडेड रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से बॉडी हेयर के ऊपर देखते हैं, तो अगर बॉडी हेयर ज्यादा है तो वो डोमिनेंट है, अगर कम है तो रिसेसिव है। इंटेलिजेंस के अंदर बात करें अपन, देखो काफी अच्छा चीजें हैं। इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं तो आपको मिलेगा, इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं तो अगर वो डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, तो क्या होगा कि वो मैथमेटिक्स में और साइंस में अच्छा होगा, और रिसेसिव जीन अगर वो कर रहा है तो वहां पर वो आर्ट एंड म्यूजिक के अंदर अच्छा होगा, ठीक है। ब्लड टाइप के अंदर ए बी, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट है और ओ जो है रिसेसिव है। ब्लड प्रेशर जो हाई होता है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और लो होता है वो रिसेसिव करेक्टर है। आर एच फैक्टर जो प्लस है वो डोमिनेंट करेक्टर्स दिखाता है, और वो रिसेसिव करेक्टर आर एच माइनस दिखाता है। इस टाइप से कुछ मैंने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अपन ने बात की है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने बात की है कि कौन कौन से रहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट की, जो मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास में 10 अपन क्वेश्चन हो गए, तो 10 के बाद अगर अपन देखें तो ये आपके पास में आई कलर के अंदर देखते हैं, तो स्पेशली आई कलर है जो है वो आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, हेयर में आ गया 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ जो आते हैं नॉर्मली अपन देखते हैं, उसके अंदर अपन कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। और कलर ब्लाइंडनेस का आएगा तो अपन हैंड आ गया आपके, कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया, और कलर ब्लाइंडनेस में आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चंस कलर ब्लाइंडनेस का हो जाएगा, ठीक है ना। आईलेसेस वगैरह पे तो क्वेश्चन तो नहीं आते, और ये तो इंटेलिजेंसी वगैरह पे भी ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो केवल उन्हीं पे बात करें जहाँ पे क्वेश्चंस अपन को बनते हैं, ठीक है ना।
इस टाइप से मैं अपन देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपन समझ सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो F2 के अंदर दिखाई दे रहा है अपने, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, उसमें क्या लाइन कह रहा है ये, एनसीईआरटी क्या बोलती है, this law is the based on the fact that the allele do not show any blending and the both of the character are the recovered as such as the F2 generation। ओके, जब F1 के अंदर है वहां पर वो कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाते, ठीक है ना। ये आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं और वो रिकवरी होती है उसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर, ये आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। F2 generation also present the content the two alleles during the gametes of formation and okay, ये तो अपन जो अपन बात करते आ रहे हैं heterozygous the one produce the two kind of the gametes। अब heterozygous कंडीशन के अंदर अपन को पता ही है कि जो टू टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे हेट्रोजाइगस में टू टाइप के होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी है, तो इसमें दो टाइप के तो बनेंगे। कैसे बन रहे हैं, एक कैपिटल टी है बन रहा है, एक स्मॉल टी बन, ये अपन वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशन के अंदर मियोसिस होगा तो 4 सेल्स ही बनेंगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वो अपन उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो टू टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, वो ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं ईच हैविंग वन एलिल विद द इक्वल प्रोपोर्शंस, इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 14, 15 एंड 16, ये 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो ये जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसके अंदर आपके पास 16 क्वेश्चन है। तो हर एक चीज के ऊपर, अब यहाँ पर मैं अगर देखें, अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मैं बात करूं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिक जो है अपन देखते हैं, 4 क्रिटिकल कंक्लूजन्स जो निकलते हैं, उसमें ये निकलता है कि ए जीन कैन हैव द मोर देन द वन फॉर्म ऑफ द एलील। ओके, ठीक है ना, तभी तो अलग होगा, सेपरेट होगा, ठीक है ना। ओके, ये आपके अपने यहाँ पे कितने आ गए, 15 तक आ गए थे। कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे, 14, 15 तक आ गए थे, ठीक है ना। और ये 16 तक आ गए थे अपन, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आ गया आपका 17, ठीक है। ये 17 क्वेश्चन है आपका। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द टू एलील ऑफ द ई स्टेट ऑफ द कैरेक्टर। ओके, टू एलील्स ऑफ द, बिल्कुल ठीक है ना। व्हेन द गैमेट्स आर द प्रोड्यूस द एलील पेयर द सेपरेट एंड द ई सेल हैज अ सिंगल एलील फॉर ईच ट्रेट। अब सिंगल एलील ईच सेल, ई सेल क्या है, गैमेट है, ठीक है ना। उसके बारे में बात की जिसके अपन ने पहले देख लिया है। when the two alleles pair are the different, one is dominant and other is the recessive, इसके भी अपन ने पहले बात कर ली। तो 17 अपन यहाँ पे क्वेश्चंस के हो गए आपके पास में। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी कि ये कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, ये काफी समझने वाली चीज होती है आपकी, कहाँ कहाँ काम नहीं करता ये, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है, ये एप्लीकेबल है, केवल एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। ये हैप्लॉइड के अंदर रिजल्ट नहीं देगा या वो रेशो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आपके पास में 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ डज नॉट द होल्ड ट्रूथ इन केस ऑफ द एलील दैट आर द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी नहीं दिखाता ये, और को डोमिनेंस के अंदर भी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं पता चलता। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास में ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, लॉ ऑफ एप्लीकेबल जीन पेयर विद द टू एलील एंड वेयर द वन इज द डोमिनेंट ओवर, ओके, द लॉ डज नॉट वैलिड इन जीन द। अब वहां पर जहां पे इनकम्प्लीट जो कंप्लीमेंट्री जीन्स की अपन बात करते हैं, वहां पर भी ये वर्क नहीं करता, कंप्लीमेंट्री के अंदर भी, ठीक है ना। तो आपके पास 19, 20, ठीक है ना। और जहां पर एक करेक्टर्स होता है, एक से ज्यादा जीन्स के कारण से आता है, वहां पर भी ये मोर देन वन जीन पेयर, ठीक है ना। तो अगर एक करेक्टर है वो एक से ज्यादा जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, वहां पर भी ये वर्क नहीं करता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 21 नंबर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं सेग्रीगेशंस के, एग्जाम्पल देखते हैं। तो मॉर्गन वर्क ड्रोसोफिला पे किया था। अब ये आपको ड्रोसोफिला आपको पता होना चाहिए। अब ये आप अपन किस दिन बैठ के बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल्स होते हैं उसमें ड्रोसोफिला वर्क करती है।
तो टीएच मॉर्गन जो है उन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, और लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला जो है डोमिनेंट थी, और वेस्टिजियल विंग जो है वो आपके रिसेसिव थी। एल्बिनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या रीजन है उसके अंदर कि उसमें स्पेशली रिसेसिव जीन जब होता है तो मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मेलेनिन के प्रोडक्शन कम होने के यहाँ से जो अपनी स्किन जो व्हाइटनेस आती है, एल्बिनिज्म जिसको कहते हैं अपन, वो आ जाता है। वो जो कारण है वो एबनॉर्मल रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है ना, वो एबनॉर्मल रिसेसिव ट्रेट है, वो करेक्टर है, रिसेसिव जीन का करेक्टर है। उसके अंदर क्या होता है कि अ, आपके पास में जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है, टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है, टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है वो, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके कारण से एल्बिनिज्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके पास में है। तो अपन जब देखते हैं तो अपने पास में पहले जो क्वेश्चंस आ रहा था वो कहाँ तक अपन आ गए थे, 17। ठीक है ना, इससे ऊपर अपन गए थे 21। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ड्रोसोफिला पे तो टीएच मॉर्गन का वर्क जो है वो तो है ही आपका 21 22 हो जाएगा ये। ठीक है, टीएच मॉर्गन को, ठीक है 22 काफी इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्गन, टीएच मॉर्गन के ऊपर ड्रोसोफिला के काफी सबसे ज्यादा मॉडर्न, अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क इन्हीं का ही है। और ये आपके पास 22 23 नंबर ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस पेज के ऊपर अपन देखें, इस पेज के ऊपर आपके पास में कुल टोटल 23 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 23 क्वेश्चंस 59 पेज के ऊपर बन जाते हैं। तो इस टाइप से आपको हर एक पेज के ऊपर आपको ढूंढना होता है कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।